let it bang, bang. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 हमारे पास, ठीक है। जो चैप्टर का नेम है दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। जो ओल्ड बुक्स हैं, ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 8 है, जो न्यू बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 7 है। तो आप देख लेना कि आपकी बुक में कौन सा चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये ऑलमोस्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स ने लिखा हुआ है, ठीक है, उसी की थ्योरी है इसमें। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। देखिए केन्जियन ने शॉर्ट रन किस टाइम पीरियड को माना है। वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन में जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि जो हमारी आउटपुट है वो टेक्नोलॉजी के साथ वो इफेक्टेड नहीं होती। अगर हमें हमारी आउटपुट को ज़्यादा करना है या कम करना है तो हम जस्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे हम लोग इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो वो वाला टाइम पीरियड आपके पास शॉर्ट रन पीरियड नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए जो शॉर्ट रन होता है उसको एक्सप्लेन किया है केन्जियन ने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के साथ, और इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे होगा? अगर आउटपुट को आप लोगों ने इंक्रीज़ करना है तो एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ करना होगा। अगर आउटपुट को आप लोग डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप लोग को अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है ना, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इसके अलग अलग नेम हैं। एक नेम है इक्विलिब्रियम आउटपुट, या फिर इक्विलिब्रियम इनकम, या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी। ये तीनों एक ही नेम है, ठीक है। तो चलिए अभी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल हम कब बोलेंगे कि हमारी आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल पे है जब हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा है ना कि ये हम इसको कब बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम में है जब एएस इक्वल्स टू। अभी सबसे पहले एएस का मीनिंग क्या है। एएस मीन टू से एग्रीगेट सप्लाई। हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। एग्रीगेट सप्लाई मीन टू से वो वाली सप्लाई जिसको कोई भी प्रोड्यूसर प्लान करता है प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो इसकी विश करता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको हम लोग एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड हम किसे बोलेंगे? जिसे कोई भी कंज्यूमर प्लान करता है बाई करने के लिए, या फिर वो विश करता है बाई करने के लिए, और इसको हम लोग एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड भी बोल देते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तब हम बोलेंगे कि जो हमारी जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जो हमारी आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुकी है, या हमारी इनकम है या हमारी जीडीपी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अच्छा, जब ये दोनों इक्वल हैं फिर ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम में आएंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मीन टू से व्हाट हैपेंस इफ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है कि या तो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी या एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा, अब आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, ठीक है। मान लो कि मैं मतलब कि अपनी इकोनॉमी में मैंने कहीं पे भी 1000 टी शर्ट है वो बना दी, उसके प्रोडक्शन कर दी 1000 टी शर्ट की। लेकिन अभी जो मेरी सेल होनी है वो जस्ट 800 टी शर्ट की सेल होनी है, ठीक है। तो कितना स्टॉक मेरे पास बच गया? 200 टी शर्ट का मेरे पास स्टॉक बच गया। अब ये जो स्टॉक बचे इसको मैं क्या करूँगा? इसको मुझे सेल्स में लगाना पड़ेगा। जब मैं इसको सेल में निकालूंगा तो एक तो मेरी मार्केट डाउन होगी, तो लोग नेक्स्ट ईयर सेल की ही वेट करेंगे कि जब दाम कम होगी हम लोग तभी परचेज़ करेंगे। और दूसरी बात, मुझे पहले से 800 बनानी चाहिए थी, मुझे 1000 क्यों बनानी? मैंने क्यों पंगा लिया? तो इसीलिए जब हम एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा रखेंगे ना एग्रीगेट डिमांड से, तो हमारे पास बहुत सारा अनडिजायर्ड स्टॉक बाकी रह जाएगा। वो जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो हमें लॉस कोज करके देगा। वो क्या लीड करके देगा? हमें लॉस लीड करके देगा। उसकी वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए लेकिन डिमांड ज़्यादा हो। अब सप्लाई कम होना, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब ये है, सपोज कर लो मेरे पास पढ़ना चाहते हैं 30 स्टूडेंट, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई है वो 20 स्टूडेंट के बैठने का ही अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये डिमांड ज़्यादा होगी तो अब इन दोनों में जो गैप, अगर मैं 20 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो 20,000 रुपये सैलरी बनेगी, 30 को पढ़ा रहा हूँ तो 30,000 इनकम आएगी। अब दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? 10,000 का। तो जो 10,000 का मेरे पास मतलब कि मुझे जो प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता था, जब मैं 20 को पढ़ा रहा हूँ तब भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं 30 को बढ़ा के 30,000 का प्रॉफिट कमा सकता था। तो मेरा ना जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, तो मतलब कि मेरे प्रॉफिट में लॉस आ जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट मुझे गेन करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा।
तो इसी वजह से इक्विलिब्रियम जस्ट कब होगा, जब ये दोनों पार्ट्स हमारे पास इक्वल होंगे। फिर एक हमारे बुक में एक और इसकी अप्रोच ये बना ऑल्टरनेटिव अप्रोच। उसमें बोला जा रहा है कि कभी कभार हम लोग तब भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, हमारी जीडीपी तब भी इक्विलिब्रियम में रहेगी अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल आएगी। ये कैसे इक्वल आएगी, इसका प्रूफ 1-2 नंबर में पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ना जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी इनकम होती है वाई, वो किसके इक्वल आती है, वो एग्रीगेट डिमांड की इक्वल आती है। यहाँ तक आई होप सबको पता होगा, ठीक है। अगर हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड के यहाँ पे इक्वल आएगी, लेकिन तो जो हमारी जो इनकम है, हमने उसको ये भी तो पढ़ा था कि इनकम को हम लोग ये भी लिखते हैं कि कंजप्शन प्लस सेविंग, कि हम लोग अपनी इनकम का 2 हिस्से होते हैं, कुछ खर्च कर लेते हैं और कुछ पैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इनकम अब एग्रीगेट डिमांड की इक्वल है, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसकी इक्वल आती है, जितनी हम लोगों ने कंजप्शन कर ली और जितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं उन दोनों में इक्वल आती है। अब देखिए वाई किसके इक्वल है, एडी की, ठीक है ना, वाई इक्वल है एडी की। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, C+S, यहाँ पे पुट कर दी। फिर आगे इक्वल्स टू है, ठीक है ना, यहाँ पे पुट किया, सॉरी वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, वाई की जगह पे पुट कर दिया C+S, आगे इक्वल्स टू है। अब एडी किसके इक्वल आ रहा है, वो C+I के इक्वल आ रहा है। तो C+I, C और C कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा S=I। तो ये बन गई ना, ये सेम अप्रोच है, ठीक है। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। इसको फिर से करके देखना, ये खुद से आपको समझ में आ जाएगी, बड़ा आसान है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार मैं फिर से रफली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास जो हमारी इनकम है वो 2 तरह की होती है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं Y=AD, ठीक है। हमारी कितनी डिमांड होगी मार्केट में, जितनी हमारी इनकम है, इनकम कितनी होगी, जितनी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड हो रही है। तो वैसे ही इनकम के 2 हिस्से होते हैं, एक कंजप्शन और एक सेविंग। और एग्रीगेट डिमांड के 2 हिस्से होते हैं, एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट। ये कंजप्शन कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, S=I बचेगा। तो ये सेम ही है, ठीक है। आप कोई भी प्रूफ याद कर लेना। अब इसके बिना हमारी बुक में जो आपको ना बॉक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आते हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। कि व्हाट डू मीन बाय एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है। देखिए सबसे पहले एक्स एंड सेविंग कौन सी सेविंग्स होती है, जिस सेविंग को हम लोगों ने डिज़ायर किया होता है, बल्कि हमारी डिज़ायर सेविंग होती है या फिर हमारी प्लान्ड सेविंग होती है। इसके बारे में हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। आप लोग प्लानिंग करके बैठे होंगे ना कि +2 में 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, तो बुलेट लेना, आईफोन लेना वगैरह वगैरह। तो ये प्लानिंग्स होती हैं, तो ये डिज़ायर या फिर प्लान्ड सेविंग्स होती हैं। सिमिलरली एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, जो हमारी डिज़ायर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए बस डिज़ायर आ गया। देखिए एक्स एंड मतलब कि डिज़ायर या फिर प्लान इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में हम लोग अनडिज़ायर इन्वेस्टमेंट, जस्ट डिज़ायर को लेना है, हम लोग अनडिज़ायर, अनप्लैंड क्योंकि प्लान को लेना है, या इन्वेंट्री स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक को नहीं लेंगे। देखिए जो इन्वेंट्री स्टॉक है, जो आपका अनसोल्ड है, जो नहीं बिका, और जो अनसोल्ड स्टॉक है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम तो चाहते ही नहीं कि हमारा कुछ स्टॉक बचे, ठीक है, तो वो अनडिज़ायर हो गया और वैसे भी वो अनप्लैंड हो गया। तो इसीलिए इन सारे चारों टाइप्स के स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे हमारे नॉन प्लैंड इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि इसको नॉन प्लैंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग ऐड नहीं करते, इसको काउंट नहीं करेंगे एक्स एंड इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्स पोस्ट सेविंग। देखिए पहले एंड था, अब ये पोस्ट है। एंड जो आप लोगों ने डिज़ायर किया था, जो प्लानिंग की थी, जो सोचा था, जो आपकी इच्छा थी, लेकिन पोस्ट जो एक्चुअल में आ रहा है, आपने सोचा भाई हे भगवान मेरे 90% नंबर आ जाए, लेकिन आए कितने, 70% नंबर, ठीक है। तो वैसे ही एक्स पोस्ट सेविंग हमारी जो एक्चुअल सेविंग है, और इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो सेम वैसे ही पोस्ट मतलब कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग नेशनल इनकम में भी ऐड करेंगे, और इसमें प्लान एज वेल एज अनप्लान मतलब कि नॉन प्लान, मतलब कि चारों टाइप के जो स्टॉक्स हैं या इन्वेस्टमेंट, हम इनको भी ऐड करेंगे और ये नेशनल इनकम में भी काउंट होगा। अभी देखिए फिर हम लोग, हमारे पास 2 टाइप की अप्रोच है जो इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम को आइडेंटिफाई करेगी, बल्कि हमारे पास 2 टाइप की अप्रोच है। सबसे पहले हम एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं,
ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी किसके इक्वल रहेगी, वो हमेशा GDP के इक्वल रहेगी, ठीक है। और इसमें जो प्राइसेस होते हैं वो प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस में हम लोगों ने कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना। और अगर इसके बिना अगर हम बात करेंगे, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड रहेगी, एग्रीगेट सप्लाई इनकम मतलब कि एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि GDP मतलब कि हमारी इनकम, और इसमें जो प्राइस है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। अब इसको कैसे कांस्टेंट रखना है, सपोज कर लो ये जो x एक्सिस है दिस इज y मतलब कि इनकम मतलब कि GDP, और ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमेशा से एक 45 डिग्री के एंगल बनाएगी। बड़ी आसानी से अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप लोग 30 रुपीज़ का कोई भी एक यूनिट सेल करने के लिए रेडी हो और उसके लिए 30 रुपीज़ मिल रही है तो आप लोग उसकी सेल कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट एक प्रोडक्ट 60 रुपीज़ में मिल रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को, या 50 में मिल रहा है, ठीक है, इसमें जाके आप नहीं लिख रहा तो 50 रख दे दें, तो 50 में आप लोग उसको सेल करने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब कि जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज इसमें आएगा, जितना चेंज इसमें आ रहा है उतना ही चेंज इसमें आ रहा है। ये जो 45 डिग्री ने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों में इक्वल रेशो में चेंज आएगा, ठीक है। अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई को एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हम किसे बोलेंगे, देखिए एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या होगा, वो हमारा या तो डिजायर एक्सपेंडिचर होता है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। इसका मीनिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में भी लिखा था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होगा डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट डिमांड के मेन बेसिकली 2 टाइप्स के कंपोनेंट हैं। वेरी फर्स्ट है हमारे पास डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा है डिजायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए डिजायर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप लोग कंजप्शन ज़्यादा करोगे, जब इनकम कम होगी तो आप लोग कंजप्शन कम करोगे। तो ये इसीलिए इसको डिजायर कंजप्शन बोलते हैं कि ये जो कंजप्शन है ना ये आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। लेकिन एक डिज़ायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, इसको आप नहीं रोक सकते। इसको हम लोग ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा लेवल ऑफ इनकम है वो इन दोनों में से, ठीक है, वो किसी को इफेक्ट कर पाता है, किसी को नहीं इफेक्ट कर पाता। वो किसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, जो ऑटोनोमियस है, मतलब कि वो डिज़ायर्ड जो हमारी है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो इसको एक्सपेंडिचर मतलब कि इसको इफेक्ट है वो नहीं कर पाएगा। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखना था मैंने, वैसे इसको सेम ही बोलते हैं हम, ठीक है, वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो ऑटोनोमियस है, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन जो डिज़ायर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये इनकम के साथ इसका रिलेशन होता है और पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप लोग पार्टी शार्टी करने जाओगे डेली, तो आपकी ये वाली कंजप्शन बढ़ जाएगी। लेकिन जिस दिन इनकम कम होगी तो उस दिन आप लोग अपने घर पे बैठ के फुलके खाओगे और पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ना हम एग्रीगेट इक्वल्स टू AD नहीं लिखेंगे, इसको हम GDP ही लिखेंगे। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो GDP के साथ आइडेंटिकल होती है, ठीक है। AD के बारे में तो हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, इसको थोड़ा सा सेट कर लें। इसका अगर मैं छोटा सा एक रफली ग्राफ बना के देखूँ ना तो देखिए ये जो डिज़ायर मतलब कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये किसके साथ रिलेटेड है, इनकम और इन्वेस्टमेंट के साथ है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो आपकी इनकम चाहे जीरो हो चाहे कितनी भी हो, आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा फिक्स रहेगी 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो आपकी बेसिक नीड्स है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अगर आपकी इनकम है तो आपकी जो कंजप्शन है वो यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ये ऑटोनोमिस आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो रही, अब जिस दिन इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो उस दिन आपकी एक्सपेंडिचर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिस दिन आपकी इनकम और ज़्यादा हुई उस दिन आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो और भी ज़्यादा होगी। तो ये ऐसे ऐसे आगे आगे इंक्रीज़ होती जाएंगे। अब देखिए आगे बुक में गिवन है C&I फंक्शन, मतलब ये कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सपोज कर लो आपकी इनकम है 0 रुपीज़ 20 40 60 80 100 120 140। जैसे जैसे आप लोग हार्ड वर्क करोगे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, प्रीवियस चैप्टर में बढ़ा है, वैसे वैसे कंजप्शन भी इंक्रीज़ होती जाएगी 30 40 50 60 70 80 90 100। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हम लोग जो हमारी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट भी तो करेंगे ना। सपोज करो इन्वेस्टमेंट फिक्स है 20 20 20 20, तो आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। मैं इन दोनों को प्लस करते हैं, हम 30 + 20 50 50 50 50 वगैरह वगैरह ऐसे होगी। तो अभी जो तो इन्वेस्टमेंट है वो तो ऐसे जाएगी लाइन, यहाँ से ये निकलेगी, ये तो हमारे पास है कि फिक्स लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ठीक है। और इसके बिना यहाँ से क्या 45 डिग्री का एंगल जाएगा,
ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी इनकम को, ठीक है, जो हमारी इनकम होती है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है हमेशा से, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 45 डिग्री का एंगल है। और दूसरा जो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे पहले के कंजप्शन का, देखिए जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी कंजप्शन 30 है, तो यहाँ से ही शुरू होगा। जब आपकी इनकम 20 थी तो ये 40 था, तो मतलब कि आगे ऐसे चलेगा। तो अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूँगा तो ये एक ऐसी आपकी एग्जाम्पल बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। इस लाइन को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कंजप्शन लाइन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी शुरू की तो वैसे हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी। आप लोग करते हो ना, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा से इन्वेस्ट करते जाते हो, बैंक में लोन वगैरह ले रखा है, कमेटी डाल रखी है, वैसे वैसे, ठीक है। तो अब जब 2020 हम जब इसमें ऐड करेंगे तो वही पॉइंट बस ये 2020 नंबर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन ऐसे निकलेगी, ये बनेगी एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या बोलेंगे कि फाइनली जो हमारा आपका इक्विलिब्रियम लेवल वो कहाँ पे आया, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। जब आपकी पूरी की पूरी इनकम 100, 80, 20 यहाँ पे सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट होगी, जितने पैसे कमाए कुछ खर्च कर दिए, कुछ इन्वेस्ट कर दिए, तो एग्रीगेट डिमांड करके आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो फाइनली ये जो पॉइंट है ना आपका, ये बेसिकली यहाँ पे 100 के पास यहाँ पे आना चाहिए। अभी मैंने कुछ स्केल वगैरह तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग स्केल यूज़ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी निकलनी चाहिए, ये बिल्कुल 100 के नीचे यहाँ पे आनी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेकंड अप्रोच का नेम है दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी। अगर हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप गिवन हो, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। सबसे पहले आ गया सेविंग फंक्शन। देखिए सेविंग फंक्शन, सेविंग किसका फंक्शन होता है, ऑलमोस्ट इनकम का। सेविंग कुछ भी नहीं है, बस एक इनकम की गेम है। जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी सेविंग ज़्यादा होगी, जितनी इनकम कम होगी उतनी सेविंग कम होगी। तो ज़्यादा के साथ ज़्यादा, कम के साथ कम, ये क्या बन गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन गया। मतलब कि सेविंग और इनकम में कौन सा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। फिर सेविंग हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जिस दिन हमारी इनकम 0 होती है उस टाइम पे ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, तो उस टाइम पे जो सेविंग है वो नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। सेम अब ऐसे ये सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर आ जाओ। जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इस टाइम पे हम जस्ट ओनली ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट को ही ऐड करेंगे, जो केंद्रीय ने हमें बोला है। क्योंकि हमने इसमें जस्ट ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है, तो प्रीवियस लास्ट पेज में हमने पढ़ा था, तो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है। तो इसमें फिलहाल इनकम का कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए भी हम इसको भी शुरू करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमने एक डायग्राम बनाई, ये टेबल बना हुआ है। इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100। ऊपर वाली टेबल जो ऊपर बनाया था, कंजप्शन है 30, 40 to 80। सेविंग्स इस बार दोनों को माइनस करते जाओ तो सेविंग्स आते जाएंगे, -30, -20 अप टू 100 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने प्रीवियस जैसे ही फिक्स कर रखी है 20, 20, 20 अप टू 100, ठीक है। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करें। पहले तो इन्वेस्टमेंट की लाइन ड्रॉ कर दो, ये आसान है ना, 20, 20 आएगी हर बार। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी लाइक दिस, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन हमारी, ठीक है। अभी जब इनकम 0 है तो सेविंग लाइन हमारे पास कितनी है, -30, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। इसके बाद जब इनकम हमारी 20 है तो सेविंग है हमारे पास -20, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ही कम होते जाएंगे, ठीक है। जब ये वैसे ही कम होते पॉइंट निकलते हमारे जाएंगे, तो फाइनली नेक्स्ट पॉइंट हम इसको ना यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते जाना हम लोगों ने, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को जब प्लॉट कर दोगे तो प्लॉट करते करते ये लाइन आपकी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगी सेविंग लाइन, ठीक है। लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, जब हमारे पास क्या आ रहा है, 100 रुपीज़ की इनकम है और कंजप्शन 20 की है, ठीक है। और हमारी जो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना था, फॉर्मूला के हिसाब से कब हम लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे, जब हमारी S = I दोनों इक्वल आएंगे, है ना। तो अभी इस टेबल में देखिए S = I वो कहाँ पे आ रही है, इसी लाइन पे। जब हमारी इनकम 100 है, कंजप्शन हमारी 80 है, तो 20 रुपीज़ सेव किया और उसी को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा तकरीबन जो यहाँ से निकलेगा, ये पॉइंट हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है देखिए वो 20 है, और यहाँ से जो हमारी सेविंग निकली है वो भी कितनी निकली है, वो भी 20 निकली है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ऑलमोस्ट अभी हमने क्या बोल दिया कि हम लोग कब इक्विलिब्रियम में आएंगे, जब हमारी सेविंग किसके इक्वल आएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आएगी। लेकिन
क्या होगा जब हमारी सेविंग है, वो फिर से पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होगी का मतलब हमारे पास क्या आएगा, या तो सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से या सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से। देखिए इसको समझने के लिए ना आप ये मान के चलो कि जो सेविंग है दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वही आप लोगों की डिमांड है। ठीक है, तो अब तो ये पीछे वाला ही जो हमारा मतलब कि रिलेशनशिप था वही बन गया। जब हम ये बात बोलेंगे कि हमारे पास सेविंग ज़्यादा है, मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि हम लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं और हम लोग हमारे एक्सपेंडिचर में कमी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग ज़्यादा कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे, हमारा बहुत सारा जो सामान है वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो वही एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट कि हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक काफ़ी सारा बच जाएगा और हमें ये जो है वो लॉस को कंसिडर करके देगा, ठीक है, लीड करके देगा। सिमिलरली जब हमारी सेविंग्स कम रह जाएंगी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मतलब कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम है लेकिन हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब वही रहेगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा कर पा रहे हैं लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही, तो हम लोग लोगों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर हम लोगों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये आएगा कि जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड को हमने फुल ही नहीं की है, हम ऐसी सप्लाई उतनी कर ही नहीं पा रहे जितनी लोग डिमांड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास कि हमारे प्रॉफिट के जो मतलब कि प्रॉफिट है उसमें हमें काफ़ी सारा लॉस देखना पड़ेगा। अभी जो इन टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10-15 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, फिलहाल ये थ्योरी ही चल रही है हमारी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद जिस न्यूमेरिकल बचेंगे उनकी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और सबसे आसान है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जब कभी होता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग मुझे 500 रुपये दो, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है, या आप लोग मुझे 500 रुपये दो, मैं आप लोगों को 1500 रुपये करके दिखाऊंगा, तो इसमें पैसे 2 टाइम, 2 मल्टीपल, कितने मल्टीपल 2 टाइम, इसमें 3 टाइम। ठीक है, होता ना 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो वही जो स्टोरी होती है ये बताता है कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपकी इनकम में कितनी रेशो का चेंज आएगा, इनकम डबल होगी, ट्रिपल होगी, 10 गुना होगी, 1.5 गुना होगी, कितने गुना होगी, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट केन्जियन की इन्वेंशन है, इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक को अपने नेम के साथ डिनोट किया है के के साथ। मल्टीप्लायर की जो मतलब कि इसका जो शॉर्ट नेम है वो के साथ हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए जब हम लोग हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो उसी से हमारी इनकम में भी चेंज आता है। अब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करके इनकम में कितना चेंज आया, उस रेशो को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप लोग 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी इनकम 1000 करोड़ होगी, तो आपकी इनकम डबल होगी, तो आपका मल्टीप्लायर डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, तो एक तो मल्टीप्लायर का ये वाला फॉर्मूला हो गया। एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास आता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। MPC का मतलब होता है कि मार्जिन ऑफ कैपेसिटी टू कंज्यूम। जब लोगों की इनकम चेंज होती है तो लोगों की कंजप्शन भी चेंज होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं। इस हिसाब से मल्टीप्लायर और MPC में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि 1 माइनस MPC किसके इक्वल होता है, MPS के, क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की एक फॉर्म 1 और MPS भी हो सकती है। तो इसमें इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन मीन से इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया, जितना ये बड़ा होगा उतना ये कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ये बड़ा आएगा। अब इसके बिना कि मैकेनिज्म भी हमारी बुक में गिवन है, वो मैं आपको बुक के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहीं से अच्छे से समझ में आए। देखिए मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के लिए इन्होंने बुक में हमें बोला है कि सपोज कर लो कि अगर कोई भी एक बंदा स्टार्टिंग में किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो लोगों की वहाँ पे MPC है, मतलब कि मार्जिन पर कैपेसिटी टू कंज्यूम है, वो 0.5 मीन से 50% है। मतलब कि लोगों की जब इनकम में चेंज आता है तो वो 50% हिस्सा उसका कंज्यूम कर देंगे, 50% हिस्सा कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब किसी बंदे ने 100 करोड़ की सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो 100 करोड़ पे कुछ लोगों में डिवाइड हुआ होगा, तो लोगों की इनकम में कितना चेंज आ गया, 100 करोड़ का। अब 100 करोड़ में से MPC कितनी है, 0.5%, मतलब कि 50% करोड़ लोगों ने खर्च कर लिया और 50% मतलब कि 50 करोड़ की जो लीकेज होगी, मतलब कि सेविंग होगी। अब ये सेविंग को तो छोड़ दो, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, फिलहाल
एक बंदे का खर्चा किसी दूसरे बंदे की इनकम होती है। आप लोगों ने स्टडी करनी है, फीस पे करनी है, तो आप लोगों का वो खर्चा है और वो मेरी इनकम है। तो ऐसे ही जब ये लोगों ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए तो ये कुछ लोगों की इनकम होगी, तो यहाँ से 50 करोड़ यहाँ पे किसी बंदे के पास इनकम आ गई। अब जब किसी एक बंदे के पास या सब लोगों के पास 50 करोड़ रुपये आ गया तो वो लोग 0.5% 50% के लिहाज से इसका 50% खर्च करेंगे, 25 करोड़ खर्च करेंगे और 25 करोड़ सेव करेंगे। सेविंग को छोड़ दो। अब ये प्रोसेस आ गया, कैसे चलता रहेगा? जब 25 करोड़ किसी ने खर्च किया तो तीसरे बंदे की इनकम होगी, इसकी इनकम का आधा हिस्सा 12.5 करोड़ ये खर्च करेगा, 12.5 करोड़ ये बचा के रखेगा। अब जो बचा दिया वो छोड़ दो। अभी 12.5 करोड़ का 50% जब इसकी ये कंजप्शन है तो ये किसी की इनकम होगी। जिसके पास ही इनकम आ गई है वो इसका आधा हिस्सा 6 करोड़ 25 लाख खर्च करेगा, बाकी बचाएगा। तो प्रोसेस अप टू सोना ऐसे 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 ही चलता रहेगा। 10 राउंड्स के बाद फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा कि किसी बंदे ने मतलब कि ओवरऑल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ से जो उसका डबल हो गया 200 करोड़ इनकम जनरेट होगी। 200 करोड़ में से लोगों ने 100 करोड़ खर्च कर दिया और 100 करोड़ लोगों ने बचा के रख लिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड एक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा एक नया रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करके तो उसकी इनकम भी तो जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे सर हर बार तो ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें कभी कभार टाइम लगता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इनकम इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। फिर कभी कभार क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो उससे हमारी इनकम भी कम हो जाती है। कितनी इन्वेस्टमेंट कम करके कितनी इनकम कम हुई उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बीच की सिचुएशन भी कभी कभार कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एक बार क्या हुआ कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की लेकिन उसकी इनकम कम होगी। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अगर होगा तो शॉर्ट पीरियड में होगा, लॉन्ग पीरियड में वो वापस यही वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बड़ा अजीब तरीके से बहुत रफ तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप इसको पक्का करके जाना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मल्टीप्लायर प्रोसेस, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है? देखिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट डे कोई एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज करता है। जैसे कि हमने मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में देखा था कि किसी बंदे ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, तो जो वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट से दूसरे लोगों की इनकम में चेंज आता है। अगर एक बंदा मान लो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो दूसरे लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, तो जब लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो उससे लोगों की कंजप्शन भी चेंज होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो कंजप्शन चेंज होगी, कंजप्शन ज़्यादा होगी। अब एक बंदे की कंजप्शन दूसरे बंदे की इनकम है। अब जब इसने यहाँ पे कंजप्शन की तो ये वाला पैसा किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो हम वापस यहीं पे आ गए। तो जब इसकी इनकम ज़्यादा होगी ये फिर से कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके ये फिर से किसी की इनकम बनेगी, फिर से किसी की इनकम बन के फिर से कंजप्शन होगी। तो प्रोसेस अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा और यही मल्टीप्लायर प्रोसेस ऐसे ही बिल्कुल काम करता है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में भी हमने यही पढ़ा था। अब रह गई इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।